नमस्कार साथियों, मैं भवानी शंकर शर्मा, स्कूल व्याख्याता, आप सबका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? क्या हालचाल है आप लोगों की? कल हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने माहेश्वरी सूत्रों की जानकारी प्राप्त की थी और माहेश्वरी सूत्रों जो संस्कृत व्याकरण के मूल आधार स्तंभ हैं, जिनको हमने आधारशिला भी कहा, शिव सूत्र कहा, शिव सूत्र जाल कहा, प्रत्याहार सूत्र कहा, और उनको वर्ण समामन्याय, अक्षर समामन्याय के नाम से पुकारा हमने और उनका अभ्यास किया। मैं आशा करता हूँ कि पिछली क्लास का जो विषय वस्तु है उसको आपने बार बार क्या किया होगा, दोहराया होगा, उसके बार बार आप लोगों ने पुनरावृत्ति की होगी। क्योंकि साथियों, एक अभ्यास ही एक ऐसी विधा है, अभ्यास ही एक ऐसी कला है जो किसी भी कार्य में व्यक्ति को निष्णात बनाती है, निपुण बनाती है, एक व्यक्ति को होशियार बनाती है। अभ्यास के बिना कुछ संभव नहीं है और अभ्यास से हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास को जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। कि अभ्यास की ये ताकत है, करत करत अभ्यास को बार बार अभ्यास करते करते, करत करत अभ्यास को जड़ मत हो तो सुजान, जड़ मत मनी मंद बुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान, रस्सी के आते जाते रहने से चट्टान पे निशान पड़ सकता है, अमूर्त वस्तु में परिवर्तन हो सकता है। तो आप लोग तो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, अपने में तो अभ्यास से हम चाहे जैसा कर सकते हैं, कठिन कुछ भी नहीं है। साथियों, अब आज के हम शिक्षण विषय की बात करते हैं। इस शिक्षण विषय की बात करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि इस YouTube चैनल का मकसद आपका एक ही है कि आप लोगों तक, आप लोगों के सिलेबस के पाठ्यक्रम के अनुसार सारे टॉपिक बिना किसी चार्ज के निःशुल्क आपको प्रदान करवाना, आप लोगों का सिलेक्शन करवाना इस YouTube चैनल का आदेश है। इसलिए साथियों, इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइबर करवाइएगा और जिससे सभी लोगों को फ़ायदा मिले। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम ये चाहते हैं सभी सुखी रहें, सभी निरोगे रहें, सभी अच्छा देखें, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। तो यहाँ पे भी हमारी सोच होनी चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो और मेरे साथियों का भी सिलेक्शन हो। इस सोच के लिए हम इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क क्लासों का फ़ायदा हमारे साथी ले। और जो गरीब जो लोग हैं, जो कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जो कार्य में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों तक इसका फायदा पहुँचे। चलो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप परोपकार की भावना से इस कही हुई बात को आप ध्यान में रखेंगे। आज के हम विषय वस्तु की बात करते हैं, आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। आज हम बात करना चाहेंगे वर्णमाला। वर्णमाला जिसको हम वर्ण विचार भी कह सकते हैं, वर्णमाला जिसको हम वर्ण विचार भी कह सकते हैं। हमारे रीट के पाठ्यक्रम के जो पाठ्य बिंदु हैं, पात्रता परीक्षा की जो पाठ्यक्रम के पाठ्य बिंदु है, उसके हिसाब से हम इनको स्वर व्यंजनानी भी कह सकते हैं। स्वर व्यंजनानी हमारे रीट के पाठ्यक्रम में एक टॉपिक दे रखा है, स्वर व्यंजनानी। स्वर व्यंजनानी क्या है? स्वर और व्यंजन किसके भेद, वर्ण के ही दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसको वर्णमाला कह दीजिए, वर्ण विचार कह दीजिए, या स्वर व्यंजनानी कह दीजिए। बात साथियों एक ही है। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक खोल के रखिएगा, साथ साथ आप लोग लिखते चलिएगा और कोई भी चीज़ छूट नहीं चाहिए। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ आप इस क्लास को अटेंड करिएगा। साथियों, आपसे ये आग्रह है, आप लोगों के लिए, आपकी सफलता के लिए हम लोग अपना समय निकाल के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं।
मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, तो आप लोग भी अपना समय निकालिए अपने लिए। स्वर व्यंजनानी, इस टॉपिक को हम स्वर व्यंजनानी कह दीजिए, चाहे वर्णमाला कह दीजिए, चाहे वर्ण विचार कह दीजिए। साथियों, हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, आप लोगों ने हेडिंग डाली होगी। अब इससे आगे चर्चा के क्रम में हम बात करेंगे वर्ण क्या है, वर्ण है का है, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण है का है, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। साथियों, वर्ण की परिभाषा बताइए आप लोग। ये काफ़ी सारे साथी कई बार ये सोचते हैं ये सिंपल सा टॉपिक है, हम लोग कर लेंगे, और बहुतदा क्या होता है, हम सिंपल सा टॉपिक है, साधारण सा टॉपिक है, साधारण सी विषय वस्तु होती है, उसको हम इजी ले लेते हैं और आते हुए भी हम प्रश्न गलत कर जाते हैं, और इसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या होता है, हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। फिर कह देते हैं 1 नंबर से रह गया, मैं 0.5 से रह गया, मैं 0.30 से रह गया, 0.50 से रह गया। साथियों, हमारा अधिक क्या होना चाहिए, पूरे में से पूरा, बट्टे में से बट्टा हमें अंक प्राप्त करना है। ये क्लासें आपको उसी स्कोर को दिलाने के लिए आपको रिकॉर्ड की जा रही है, आपके सामने इसी लिए ये इतनी मेहनत की जा रही है। तो हमारा टारगेट है पूरे में से पूरे अंक लाना। पूरे में से पूरे अंक कब आएंगे, जब हमारे को विषय वस्तु के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, जब हम उसको पूरे आत्मसात करेंगे, खोल के पढ़ेंगे। तो वर्ण है क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है। साथियों लिखिए, वर्ण की परिभाषा आप लोग लिखो, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े संभव नहीं हो वह वर्ण कहलाती है। माने भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अब अगला जो हमारी हेडिंग है साथियों, वो अगली हेडिंग क्या है, अगली जो हेडिंग है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है वर्ण के भेद। वर्णस्य भेदः, वर्ण के भेद कौन कौन से हैं, वर्णस्य भेदः, वर्ण के कौन कौन से भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं। साथियों, वर्णों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। वर्णों की जो चर्चा है वो मुख्य रूप से हम 2 तरीके से हम चर्चा कर सकते हैं। 2 तरीके कौन कौन से, एक तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्ण, नंबर 1 में हम बात करना चाहेंगे वो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार। और दूसरी जो है हमारा, इसमें दूसरा जो क्रम है हमारा वो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। किसको बांट सकते हैं हम, वर्णों को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। हम चाहें तो यूं भी कह सकते हैं लौकिक और वैदिक, लौकिक और वैदिक। जो पाणिनीय माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार जो वर्ण हैं वो लौकिक है, जो आप और हम लोगों के पठन पाठन में जो क्या आ रहे हैं, काम आते हैं साथियों। और जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णमाला है वो वैदिक वर्णमाला है, वो वेदों में प्रयुक्त होती है। संस्कृत भी साथियों 2 प्रकार के संस्कृत है। संस्कृत भाषा के 2 स्वरूप हैं, एक वैदिक और एक लौकिक। वैदिक स्वरूप जो वेदों में प्रयुक्त हुआ है, और लौकिक स्वरूप जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो वर्णों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, वर्णानाम मुख्यतः कति भागाः, वर्णानाम मुख्यतः कति भागाः सन्ति, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। साथियों, जवाब क्या होगा, भाग 2। वर्णों का मुख्य रूप से कितने भाग हैं, 2। कौन कौन से बताइए साथियों, साथ साथ बोलिए आप लोग साथ साथ बोलेंगे। जितना आप बोलोगे, जितना आप लोगों का जुड़ाव होगा। शिक्षण एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, जॉन डीवी कहते हैं शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। छात्र, शिक्षक और शिक्षार्थी,
केवल मैं बोलूं आप सुने, इससे शिक्षण नहीं होगा, आप भी साथ साथ सहयोग करिएगा। तो पहली जो है वर्णों का हम दो भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। वो किस रूप में? एक तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णमाला, और एक पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला। वर्णमाला मुख्य रूप से कितनी प्रकार से है? 2 प्रकार से, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार और माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार जो वर्णमाला है वो लौकिक वर्णमाला, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णमाला है वो वैदिक वर्णमाला। हम दोनों की ही चर्चा करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हुए भी वहाँ हम बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। हाँ, और फिर हम घर पे आके देखते हैं, अरे प्रश्न तो इतना छोटा सा था, ये तो मेरे आ रहा था, मैंने इसमें ज़्यादा सोच लिया, मैंने इसमें कम सोच लिया, ये प्रश्न मेरा गलत हो गया। ये नहीं होना चाहिए साथियों। तो हम अभी जो चर्चा करना चाहेंगे वो किसके अनुसार चर्चा करना चाहेंगे? माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णमाला की जो चर्चा करना चाह रहे हैं हम। और इसमें इस चर्चा के क्रम में हमने हेडिंग क्या डाली थी? दोबारा से हम लिखते हैं, क्या हेडिंग थी हमारी? हमारी हेडिंग का जो क्रम था वो क्या था? वर्णस्य भेदः, वर्णस्य भेदः, वर्ण के भेद। अभी मैंने आपको प्रश्न पूछा, वर्णस्य कति भेदौ स्तः, कति भेदः सन्ति, तो हमारे जवाब आएगा 2 भेदौ स्तः। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। वर्णों के 2 भेद कौन से? स्वर है, जिसको हम स्वर को क्या कह सकते हैं? अच, स्वर कह दीजिए, अच कह दीजिए, और व्यंजनानि, स्वराः और व्यंजनानि, स्वर और व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन किसके 2 भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वराः और व्यंजनानि। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वराः और व्यंजनानि। अब आपको पूछे स्वर और व्यंजन किसके भेद हैं, तो हम कह देंगे वर्ण के भेद हैं। स्वर और व्यंजन किसके भेद हैं? वर्ण के भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अब हम साथियों स्वरों की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। वर्ण और अक्षर, वर्ण है, अक्षर है। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? अब बहुधा आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे विद्वान विदुषियों से आपने पढ़ा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। हम प्राय इनको वर्ण और अक्षर को क्या मानते हैं? एक ही मान लेते हैं, जबकि इनमें थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। वो अंतर क्या है? ये वर्ण है और ये क्या है? अक्षर है। क्या अंतर हुआ? वर्ण के टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। स्वर रहित, स्वर रहित, स्वर रहित क्या है? स्वर रहित है वर्ण। और अक्षर क्या है? स्वर सहित। अक्षर है हमारा स्वर सहित। तो वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है? स्वर रहित और स्वर सहित। और हम प्राय इनको क्या कर लेते हैं? एक ही मान लेते हैं। हम लोग कहते हैं वर्ण और अक्षर एक ही है, जबकि इनमें अंतर है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वर्ण से बड़ी इकाई मेरे अनुसार साथियों शब्द, अक्षर। अक्षर से बड़ी इकाई शब्द, और शब्द से बड़ी इकाई वाक्य। और आप लोग देखते हो वर्ण, शब्द, वाक्य, ये हमारे अध्ययन की सूक्ष्मता है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको गलत कहेंगे, जबकि ये हमारे अध्ययन की बारीकी है। अक्षर को किसको कहते हैं? न सरति इति अक्षर है, न शरति इति अक्षर है। जिसका शरण नहीं होता है, जो नष्ट नहीं हो, वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है साथियों। चलो, ये तो हमने बात की वर्ण और अक्षर की। इसमें मानी हमें जो समझ में, अवबोध में कैसे आता है, सबसे पहले क्रम क्या है? संश्लेषण क्रम क्या है इसका?
संश्लेषण क्रम में क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कौन सी? वर्ण है। वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, और शब्द के बाद वाक्य। और इसका विश्लेषण क्या है? विश्लेषण इकाई में क्या हो जाएगा? सबसे पहले वाक्य, वाक्य के बाद शब्द, शब्द के बाद में अक्षर, अक्षर के बाद में वर्ण। तो साथियों, हमें सबसे पहले सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से बाद में अक्षर, अक्षर के बाद में शब्द, और शब्द के बाद में हम वाक्य। किसी भी विषय वस्तु का बोध हम लोगों को इसी क्रम में होता है। सबसे पहले बच्चा वर्णों को सीखता है, अक्षर को सीखता है, फिर शब्द को सीखता है, शब्द के आधार पर वो वाक्य को सीख पाता है। अब हम अपने जो पाठ्य बिंदु है, जो जिसकी हम चर्चा करना चाह रहे थे, वो कौन सी है? स्वराहा। स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? हमने हेडिंग में क्या डाला? स्वराहा। स्वर किसे कहा गया है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। इसका क्या अर्थ हुआ साथियों? स्वयं राजन्ते, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, स्वयं राजन्ते, या स्वमेव राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः या स्वयमेव राजन्ते इति स्वरः। स्वयं माने खुद ही, अपने आप ही, राजन्ते माने उच्चारित होते हैं, सुशोभित होते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जो परतंत्र नहीं हो, जो स्वतंत्र हो, जिन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यहाँ प्रश्न कैसे पूछा जाएगा साथियों? स्वयं राजन्ते इति के, स्वयं राजन्ते इति के, आपका जवाब क्या आएगा? स्वयं राजन्ते इति के माने कौन, क्या? स्वयं राजन्ते इति के, जो अपने आप उच्चारित होते हैं, वो क्या है? तो हमारा जवाब आएगा स्वराः। और स्वराः के, तो हमारा जवाब क्या आएगा? स्वयमेव राजन्ते या स्वयं राजन्ते। बात एक ही है। इसकी परिभाषा लिखी है साथियों, जो वर्ण बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं, या जो निर्बाध रूप से उच्चारित होते हैं, जिनमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये तो हमने स्वर की परिभाषा से संबंधित बात की। अब साथियों, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद के संदर्भ में हमारे बहुत सारे मन में संदेह है कि बहुत जगह हम लोग देखते हैं स्वरों के भेदों को। कई जगह स्वर के भेद 13 हैं, कई जगह स्वर के भेद 9 हैं, और कई जगह स्वर के भेद जो है 21 और 22 हैं। तो हमें 13 से करना है, या स्वर कितने होते हैं? 21 होते हैं, 21-22 होते हैं, या 13 होते हैं, 9 होते हैं? स्वराः कति भवन्ति? नव, त्रयोदश, या एकविंशति, द्वाविंशति। इसको लेके हमारे मन में बड़ा संदेह रहता है। छात्र बड़े दुखी रहते हैं, सर स्वर हम 9 बताएं, 13 बताएं कि 21-22 करें। हम तीनों ही की ही चर्चा करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आने पे उसका जवाब क्या देना है। हमें जवाब प्रश्न के अकॉर्डिंग देना है। स्वर 13 भी है, स्वर 9 भी है, और स्वर 21-22 भी है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अस्ति या नास्ति? नास्ति। समस्या कब नहीं है? जब हम इनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। समस्या कब रहती है? जब हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो पहला मत हम पढ़ेंगे स्वर 13। स्वरस्य भेदः। हमने हेडिंग क्या डाली? स्वरस्य भेदः। इसमें लिखो सामान्यतः
संस्कृत भाषा में तेरह स्वर होते हैं। सामान्यतः संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। जनरली हम बच्चों को पढ़ाते हैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें स्वर कितने बताए जाते हैं। बालकों का आसानी से अवबोध करवाने के लिए स्वरः कति सन्ति, तो हम कह देते हैं एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, तो हमारी जवाब क्या होता है त्रयोदश। वहाँ 13 स्वर होते हैं। यहाँ सामान्यतः लिखा हुआ क्या है, सामान्यतः, नॉर्मल जनरल तरीके से। वो 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? सामान्य रूप से वो 13 स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, ओ, री, ली, ए, ओ, आई, औ और री और री। ये कितने स्वर हैं? ये 13 स्वर हैं। ये लास्ट के जो 2 स्वर हैं वो हिंदी में नहीं होते हैं। हिंदी में स्वर कितने? 11। और संस्कृत में स्वर कितने? 13। किसके अनुसार? सामान्यतः संस्कृते स्वराः सन्ति त्रयोदश। निम्नलिखितु स्वरः अस्ति और स्वरः नास्ति, हम जवाब दे देंगे। अब यहां पर हमें यूं पूछ लिया जाए माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं? माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं? माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर स्वरः। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं? तो हम कितने हैं साथियों? हमने पिछली क्लास में पढ़ा है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार अच कितने हैं? माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार अच कितने हैं? अच प्रत्याहार के वर्ण आप निकालना आपने पिछली क्लास में सीख लिया होगा। आपने अभ्यास, हम सब ने अभ्यास किया था। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं निकालो। ए, ई, ओ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। कितने हैं? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव। माहेश्वरी सूत्राणाम अनुसारम स्वरः कति सन्ति? 9। 9 स्वरा कस्य अनुसारम सन्ति? माहेश्वरी सूत्राणाम अनुसारम। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कितने हैं स्वर? 9 है, जिनको हमने क्या कहा? अच कहा। अब हम साथियों जो आगे चर्चा करना चाहेंगे वो स्वरों के भेद। स्वरों के भेद किस किस आधार पे? स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। स्वरों के भेद 2 प्रकार से किए जा सकते हैं साथियों। किस किस आधार पे किए जा सकते हैं स्वरों के भेद? एक तो मात्रा के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर। स्वरों के कितने प्रकार से भेद किए जा सकते हैं? मात्रा के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। पहला जो स्वरों के भेद है वो हम किसके आधार पर पढ़ेंगे साथियों? अब हम मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद की चर्चा करेंगे। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से हैं? मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से हैं साथियों? मात्रा के आधार पर, मात्रा किसे कहते हैं वो हम समझ ही चुके हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को
क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद 3 हैं। कौन कौन से हैं 3 भेद? ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। ह्रस्व, दीर्घ, पलुत, ये किसके भेद हैं? स्वरों के भेद हैं। किसके आधार पे हैं ये? उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे स्वरों कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। अब साथियों हम तीनों भेदों की चर्चा करेंगे। ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है और पलुत क्या है। इनको हम विस्तार से यहाँ इस क्लास में समझेंगे। अब हम हेडिंग क्या डालेंगे? ह्रस्व है। नंबर 1 ह्रस्व है। यहां पर हम इसके परिभाषा क्या लिखेंगे? एक मात्रात्मको भवेत ह्रस्व है। एक मात्रात्मको भवेत ह्रस्व है। ये किसके आधार पर है? इनके भेद ह्रस्व, दीर्घ, पलुत, ये मात्राओं के आधार पर है। यहाँ क्या पूछा गया है आप लोगों को कि एक मात्रात्मको भवेत ह्रस्व है। ये किसकी परिभाषा है? ह्रस्व स्वर की। जिससे स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो स्वर क्या कहलाएगा? ह्रस्व। 2 मात्राओं का समय लगे, ह्रस्व से दुगना समय लगे वो दीर्घ, और उससे ज्यादा समय लगे वो पलुत। तो एक मात्रात्मको भवेत ह्रस्व है। जैसे हमने को ये हमने ये सुना है ना, को माने ह्रस्व है। मुर्गा बोलता है ना सुबह सुबह, को मुर्गे की इससे सुबह सुबह की भांग से आप लोग, आवाज से आप लोग पहचान जाइए ये ह्रस्व दीर्घ पलुत क्या है। को का अर्थ क्या है? यहाँ पर ह्रस्व। को ये क्या है? दीर्घ। को ये क्या है? पलुत। इसमें एक मात्रा का समय लगा वो ह्रस्व। को इसमें ह्रस्व से कितना समय लगा? दुगना, वो दीर्घ। को कितना समय लगा? 3 मात्राओं का, वो क्या है? पलुत। तो हमने लिखा क्या साथियों? हमने क्या लिखा है? एक मात्रात्मको भवेत ह्रस्व है। एक मात्रात्मको भवेत ह्रस्व है। अब यहाँ हम साथ साथ ये जानकारी भी प्राप्त करते जा रहे हैं कि हमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। बहुवार क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ से हम मेहनत कर लेते हैं और प्रश्न का पैटर्न हमें पता नहीं होता है, प्रश्न का तरीका हमें पता नहीं होता है, प्रश्न कैसे एग्जाम में आता है इसका हमें तरीका पता नहीं होता, तो हम लोग पिछड़ जाते हैं। साथ साथ हम इस चीज़ का और अभ्यास करेंगे। आप लोगों के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा, किंतु आप लोगों का सिलेक्शन करवा के ही दम लूंगा। हम होंगे कामयाब अब की बार। कल मैंने बताया था अपनी क्लास का एक थीम है। अपनी क्लास की क्या थीम है इसकी? सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में ये विश्वास लिए। हम आप लोगों को अभी ये 2022 का जो साल है वो नौकरी पाने का साल है। ये सबसे बड़ी वैकेंसी इस ईयर में आई हुई है। ग्रेड 1 में आई हुई है, ग्रेड 2 में आ गई और ग्रेड 3 में आ गई, और है ना सबसे बड़ी सामान्य शिक्षा में, संस्कार शिक्षा में वैकेंसियों की भरमार है। सिर्फ एक आवश्यकता किसकी है? मेहनत की है। साथियों मेहनत कर लो, अगली बार हम किसी दूसरे को मेहनत के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए आप लोगों के साथ साथ ये बताते चलूंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो हमें प्रश्न कैसे पूछे जाएगा? एक मात्रात्मको कह स्वर है, एक मात्रात्मको कह स्वर है। हमारा जवाब क्या होगा बताइए साथियों? एक मात्रात्मको कह स्वर है, हमारा जवाब होगा एक मात्रात्मको ह्रस्व है। एक मात्रात्मको कह स्वर है, ह्रस्व है। अब दूसरी तरह से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ह्रस्व कति मात्रात्मको,
ह्रस्व कति मात्रात्मक हो? तो हमारा जवाब क्या होगा साथियों? दो प्रश्न बनते हैं इसमें से। पहला प्रश्न क्या? एक मात्रात्मको कह स्वर है, कह माने कौन सा? स्वर है, स्वर है माने स्वर है। तो हमारा जवाब क्या आया? ह्रस्व है। दूसरा प्रश्न क्या बना? ह्रस्व है कति मात्रात्मक को, कति माने कितनी मात्राओं वाला है। तो हमारा जवाब क्या आएगा? ह्रस्व कति मात्रात्मक को, एक मात्रात्मक को। ह्रस्व कितनी मात्राओं वाला है? एक मात्राओं वाला। एक मात्राओं वाला स्वर कौन सा है? ह्रस्व है। स्पष्ट हो गया कि साथियों? आप लिख लीजिए, एक मात्राओं वाले स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। दोबारा से मैं दोहरा रहा हूं, पुनरावृत्ति कर रहा हूं, एक मात्रा वाले स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। हम लिख चुके हैं। और ह्रस्व का अंक क्या है? एक। यहां अंक की आवश्यकता नहीं है, बिना अंक भी इसका निर्धारण हो जाता है। अब हमारा हेडिंग क्या है? ह्रस्व स्वर से भेदः। हमारी हेडिंग है ह्रस्व स्वर से भेदः। ह्रस्व स्वर से भेदः। ह्रस्व स्वर के कितने भेद हैं साथियों? यहां पर हम लिखेंगे ह्रस्व स्वर के कितने भेद हैं। ह्रस्व स्वर के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। ह्रस्व स्वर के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, ओ, री और री। ह्रस्व स्वर से कति भेदाः सन्ति? एकम, द्वयम, त्रियः, चत्वारः, पंच। तो हमारा जवाब क्या आएगा? पंच। बहुत ज्यादा हो गए ना विकल्प आप लोगों को, है ना? तो ह्रस्व स्वर से भेदाः सन्ति चत्वारः, पंच, षट्, सप्त। तो जवाब क्या आएगा? पंच। पंच कीदृशाः स्वराः? पंच कीदृशाः स्वराः? कीदृशाः, कीदृशाः माने कैसे। साथियों, संस्कृत के शब्दों को हम सीखेंगे, बार बार ये शब्द आएंगे और शब्दों के हम अर्थ जानेंगे, क्योंकि भाषा के ज्ञान के लिए शब्द भंडार की आवश्यकता है। जितना बड़ा शब्द भंडार उतनी भाषा हमारे लिए सरल और सहज हो जाती है। संस्कृत कोई कठिन नहीं है। दुनिया की सबसे सरल भाषा कौन सी? संस्कृत। ये कठिन क्यों लगती है? क्योंकि हम अभ्यास नहीं कर पाते हैं। यहाँ हमारा पढ़ने और पढ़ाने का तरीका सही नहीं होता, तो ये हमें क्या लगती है? कठिन लगती है। जबकि सबसे ज़्यादा अंक देने वाली भाषा संस्कृत, सबसे ज़्यादा प्रिय भाषा संस्कृत, सबसे ज़्यादा सरल भाषा संस्कृत। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि ह्रस्व स्वर से भेदाः कति सन्ति? पंच। पंच कीदृशाः स्वराः? पंच कीदृशाः स्वराः? पंच कीदृशाः स्वराः? यह जवाब क्या होगा? ह्रस्व है। जवाब क्या होगा? ह्रस्व है। पंच कीदृशाः स्वराः? 5 कैसे स्वर हैं? तो हमने क्या जवाब दिया? ह्रस्व। साथियों, आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है और आप लोग जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, इसका अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में इसी YouTube चैनल पे आप लोगों की टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। और जो दैनिक पर डे अपना टेस्टिंग करना चाहते हैं, अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं कि भाई मैंने कितना सीखा, वो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है भवानी शंकर शर्मा संस्कृतम से क्या कर सकते हो? जुड़ सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन आपको संस्कृत के टॉपिक वाइज टॉपिक, ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम के तरीके से आपको बना के उपलब्ध करवाए जाते हैं। और वहाँ पर आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा और कितना हमारा सीखना सफल हुआ। चलो, हमने बात की ह्रस्व की। अब हम बात करना चाहते हैं अगला भेद कौन सा है? नंबर 2, दीर्घ। दीर्घ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? दीर्घ की परिभाषा लिखेंगे द्विमात्रात्मको
द्विमात्रात्मको भवेत दीर्घ है, द्विमात्रात्मको भवेत दीर्घ है। हमने क्या लिखा साथियों? द्विमात्रात्मको भवेत दीर्घ। साथियों इंद्रिय सक्रिय रखिए। किसी को लिखा हुआ समझ में नहीं आता तो साथ साथ सुन के लिख सकते हैं, सुन के लिख सकते हैं, देख के लिख सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों को सक्रिय रखेंगे और इंद्रिय सक्रिय रहेगा तो अधिगम प्रभावी होगा, आनंद आएगा। इंद्रियां सक्रिय रहनी चाहिए। द्विमात्रात्मको भवेत दीर्घ है, क्या अर्थ है इसका? जो दो मात्राओं वाला जो है, द्विमात्रात्मको भवेत दीर्घ है, दो मात्राओं वाला जो स्वर है वो कैसा स्वर कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। यहां प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? द्विमात्रात्मको कीदृशः स्वर है, द्विमात्रात्मको कीदृशः स्वर है। जवाब क्या होगा साथियों इसका? द्विमात्रात्मको कीदृशः स्वर है, जवाब क्या होगा? दीर्घ है। या इसको यूं पूछ सकते हैं, दीर्घ है कति मात्रात्मको, दीर्घ है कति मात्रात्मको। तो हमारा जवाब क्या होगा? दीर्घ कति मात्रात्मको, द्विमात्रात्मको। और द्विमात्रात्मको कह स्वर है, दीर्घ है। दो मात्राओं वाला स्वर कौन सा? दीर्घ। दीर्घ कितनी मात्राओं वाला स्वर है? दो मात्राओं वाला। लिख लीजिए साथियों, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। दो मात्राओं वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं, दो मात्राओं वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर के भेद कितने हैं। अगला हमारा चर्चा के क्रम में क्या लिखेंगे हम? दीर्घ स्वरस्य भेदः, दीर्घ स्वरस्य भेदः, दीर्घ स्वर के भेद। दीर्घ स्वर के कितने भेद हैं साथियों? दीर्घ स्वर के भेद 8 होते हैं। दीर्घ स्वर से कति भेदः सन्ति? 7, 8, 9, 10 है। हमारा जवाब क्या आएगा? 8। 8 कस्य भेदः? दीर्घ स्वर से भेदः। वो 8 भेद कौन कौन से हैं? आ, ई, ओ, री और आ, उ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने भेद हैं? 8। जो साथियों जो ह्रस्व के जो भेद थे उनको आप बड़ा कर दीजिए। ह्रस्व स्वर जो पढ़े अपन ने, ह्रस्व स्वर के कितने भेद पढ़े थे? 5 भेद पढ़े। कौन कौन से 5 भेद पढ़े थे साथियों हमने ह्रस्व स्वर के? ए, ई, ओ, री और री। ये 5 भेद किसके हैं? ह्रस्व स्वर के, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन ह्रस्व स्वरों को हम क्या कह सकते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर के दो, या इनको मौलिक स्वर भी कह सकते हैं ह्रस्व स्वरों को, क्योंकि ये किसी दो स्वरों को जोड़ने से नहीं बनते, ये मौलिक हैं। तो हमें पूछ लीजिए मूल स्वरः के स्वरा कथ्यन्ते, मूल स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? तो हम कह देंगे ह्रस्व स्वरः। ह्रस्व स्वरा कति सन्ति? 5। मूल स्वरा कति सन्ति? 5। मौलिक स्वरा कति सन्ति? 5। मूल स्वर कह दीजिए, ह्रस्व स्वर कह दीजिए, मौलिक स्वर कह दीजिए। ठीक है ना साथियों? मैं आपको यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि इनको हम बड़ा कर देंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? दीर्घ स्वरों में। ए और ए आ, ई और ई, ओ और ओ, री और री। अब ली का दीर्घ नहीं होता। ली का क्या नहीं होगा साथियों? दीर्घ नहीं होगा। ये ली है, ये लिख सकते हैं आप लोग, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ली का दीर्घ नहीं होता, ली का दीर्घ नहीं होता। ली का ह्रस्व होता है, ली का प्लुत होता है, किंतु ली का दीर्घ
नहीं होता। लृ इत्यस्य दीर्घम न भवति, लृ इत्यस्य ह्रस्वः भवति, प्लुतः भवति, किन्तु लृ इत्यस्य दीर्घः न भवति। लृ इत्यस्य दीर्घः भवति वा न भवति? न भवति। कस्य दीर्घः न भवति? लृ इत्यस्य दीर्घः न भवति, लृ का दीर्घ नहीं होता। तो कितने स्वर हैं ये स्वर कितने हैं? 8। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त और अष्ट। अष्ट कीदृशः स्वरः? अष्ट कीदृशः स्वरः? कीदृशः माने कैसे? अष्ट कीदृशः स्वरः? 8 कैसे स्वर हैं? दीर्घ स्वर है। बीच बीच में आपको संस्कृत, मेरा बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है? आप लोगों का अभ्यास करवाना। हम बार बार सुनेंगे, शब्दों को दोहराएंगे, हम उनका अर्थ जानेंगे तो हमारा अभ्यास मजबूत होगा और हमारी मंजिल हमें प्राप्त होगी। आगे हम हेडिंग क्या डालेंगे? प्लुत। आगे हम हेडिंग क्या डालेंगे? प्लुत। प्लुत में क्या लिखो? लिखो साथियों, त्रिमात्रात्मको भवेत प्लुतः। त्रिमात्रात्मको भवेत प्लुतः। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ इसका? 3 मात्राओं वाला। जिस स्वर में कितनी मात्राएं प्रयुक्त हो? 3 मात्राएं। जैसे को, को क्या है? प्लुत। जिसको हम लंबा खींचे, ए आ, अरे ये क्या है? ये प्लुत है। भो ये क्या है? प्लुत है। त्रिमात्रात्मको, जिसके उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लगे? 3 मात्राओं का। वो स्वर क्या कहलाएंगे? प्लुत। प्लुत किधर से है? त्रिमात्रात्मको किधर से स्वर है? त्रिमात्रात्मको किधर से स्वर है? तो हमारा जवाब क्या आएगा? प्लुत है। त्रिमात्रात्मको किधर से स्वर है? प्लुत है। प्लुत है कति मात्रात्मको? प्लुत है कति मात्रात्मको? प्लुत कितनी मात्राओं वाला है? तो जवाब क्या होगा? त्रिमात्रात्मको। कितनी मात्राओं वाला है? त्रिमात्रात्मको। यहां साथियों 2 प्रश्न बन सकते हैं। कौन से 2 प्रश्न हैं? दोबारा से आप समझ लीजिए। त्रिमात्रात्मको किधर से है? स्वर है। त्रिमात्रात्मको किधर से है? स्वर है। यहां जवाब क्या आया? प्लुत है। 3 मात्राओं वाला। किधर से माने कैसा? स्वर है माने स्वर है। तो हमारा जवाब क्या आया? प्लुत। और प्लुत है कति मात्रात्मको? प्लुत कितनी मात्राओं वाला है? तो हमारा जवाब क्या आया? त्रिमात्रात्मको, 3 मात्राओं वाला। साथियों इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। 3 मात्राओं वाले स्वर को, 3 मात्राओं वाले स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। 3 मात्राओं वाले स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत के भेद, प्लुत के भेद। प्लुत स्वरस्य भेदः या प्लुत स्वराः कति सन्ति या प्लुत स्वराः कति सन्ति। प्लुत स्वर कितने हैं? कितने हैं प्लुत स्वर? साथियों प्लुत स्वर कितने हैं? ए, आ। दीर्घ के आगे हम कौन सा संकेत लगाएंगे? 3 का चिन्ह लगा देंगे और 3 का चिन्ह लगाते ही वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे प्लुत हो जाएंगे। आ। ये संख्या क्यों लगानी पड़ रही है? संख्या नहीं लगाएंगे तो दीर्घ और प्लुत में अंतर नहीं हो पाएगा। जैसे ए का तो हमें पता चल रहा है ए ह्रस्व है, यहाँ 1 का अंक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अपने आप पता चल रहा है कि इसका ह्रस्व उच्चारण करना है, ये ह्रस्व स्वर है। और आ, इसका अपने आप पता चल रहा है कि दीर्घ है। अब प्लुत की हम संख्या नहीं लगाएं या आ तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये दीर्घ है, प्लुत कौन सा है।
3 का अंक लगाते ही हमें पता चल गया कि ये पलुत है और इसका उच्चारण थोड़ा और खींच के करना है। तो पलुत कौन से हैं? जो दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, ओ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। इनके हम क्या लगा देंगे साथियों? संख्या लगा देंगे। ये 3 का अंक लगा देंगे प्रत्येक के। प्रत्येक के हम कितने का अंक लगा दिया जाएगा? हमारे द्वारा 3 का अंक लगा दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे सब? ये क्या हो गए? सारे के सारे पलुत हो गए। कौन कौन से? आ, ई, ओ, री। और री, ए, ओ, आई, औ। ये सारे क्या हैं? कैसे स्वर हैं? पलुत स्वर है। यहाँ पर साथियों एक सुविधा दी गई है, पलुत लृ को हम स्वर मान भी सकते हैं और पलुत लृ को स्वर नहीं भी मान सकते हैं। ये हमें सुविधा मिली है। पलुत लृ को स्वर मानना या नहीं मानना व्याकरणकार ने हमारे ऊपर छोड़ रखा है। हम पलुत लृ को स्वर मानेंगे तो पलुत स्वरों की संख्या कितनी? 9। और पलुत लृ को स्वर नहीं मानेंगे तो पलुत स्वरों की संख्या कितनी? 8। इसलिए पलुत स्वरों की कितने हैं? 8 और 9। 8 और 9 ये क्या है? पलुत लृ को स्वर मानने पर पलुत स्वरों की संख्या 9 और पलुत लृ को स्वर नहीं मानने पे पलुत स्वरों की संख्या 8। ये तो हमने इनके भेद पढ़े। किसके आधार पे स्वरों के भेद? हमने मात्रा के आधार पर। अब हम इनके स्वरों के भेदों की जो चर्चा करना चाहते हैं वो किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। स्वरों के भेदों की जो चर्चा हम करेंगे वो किसके आधार पर चर्चा करेंगे? उच्चारण के आधार पर। स्वरों के भेद, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं साथियों। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित से। उच्चारण से आधारेण स्वराणाम भेदाः कति सन्ति। उच्चारण से आधारेण स्वराणाम भेदाः कति सन्ति। तो हमारा जवाब आएगा कति सन्ति। उच्चारण से आधारेण स्वरः कतिधा। उच्चारण से आधारेण स्वराणाम कति भेदाः सन्ति। 1 है, 2, 3 है, 4 है। तो हम कह देंगे 3 है। 3 भेद कौन कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हम साथियों चर्चा करते हैं ये उदात्त क्या है, ये अनुदात्त क्या है और ये स्वरित क्या है। ये सारे तीनों भेद हैं वो लेखन के आधार पे नहीं है, ये लिखित भेद नहीं है, ये मौखिक है। ये सारे स्वर उदात्त भी हो सकते हैं, सारे अनुदात्त भी हो सकते हैं, सारे स्वरित भी हो सकते हैं। ये हमारे उच्चारण के ऊपर आधारित है। इनका हम ऊपर के भाग से उच्चारण करेंगे तो वो उदात्त, नीचे के भाग से उच्चारण करेंगे तो अनुदात्त और मध्य के भाग से उच्चारण करेंगे तो स्वरित। जैसे एक वेद मंत्र है, आप लोगों ने किसी वेद पाठी ब्राह्मण को वेद मंत्रों को उच्चारण करते हुए देखा होगा कि वो हाथ का प्रयोग करता है। हरि ही ओम मैं आ ब्रह्माणो ब्रह्मावचसी जायताम। ये क्या है? हरि ही ओम मैं, ये उदात्त। आ ब्रह्माणो ये क्या है? अनुदात्त।
ब्रह्मा वचसी जायतम, ये क्या है? स्वरित। हाथ का ऊपर उठाना उदात और नीचे ले आना अनुदात और हाथ का मध्य में रखना स्वरित है साथियों। साथियों, आप लोगों ने संस्कृत की सरस्वती वंदना सुनी होगी संस्कृत में, या कुंदेन्दु तुषार हार धावला। इस में क्या है? सारे वर्णों को आप ध्यान से साथ साथ गा के महसूस करिएगा। सारे वर्णों को हमने एक के बाद एक ऊपर चढ़ाया है। या कुंदेन्दु तुषार हार धावला, ये क्या है? उदात। या शुभ्रवस्त्रावृता, ये क्या है? अनुदात, नीचे उतारा है। या वीणावर दंड मंडित करा, यहाँ स्वरों को कहाँ रखा हमने? मध्य में। स्वरों को ऊपर के भाग से बोला जाए, स्वरों के ऊपर के भाग से उच्चारण किए जाए, वो स्वर उदात कहलाते हैं। किनके ऊपर के भाग से? हमारे 8 जो उच्चारण स्थान है, जो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। हमारे 8 उच्चारण स्थान है, नासिका, ओष्ठ, है ना। ये जो 8 उच्चारण स्थान है, उन 8 उच्चारण स्थानों के ऊपर के भाग से जो स्वर बोले जाएंगे वो उदात कहलाएंगे, और इन 8 उच्चारण के स्थानों के नीचे के भाग से जो स्वर बोले जाएंगे वो स्वर अनुदात कहलाएंगे, और 8 उच्चारण स्थानों के मध्य के भाग से जो स्वर बोले जाएंगे वो स्वरित कहलाएंगे। आप लोग समझ चुके होंगे साथियों, ये उदात, ये अनुदात और ये स्वरित। तो उदात है क्या है? उदात की परिभाषा क्या है? उदात कहते किसे हैं? इसकी परिभाषा में लिखिए, उच्चई उदात है। उच्चई उदात है। उच्चई उदात है। उच्चई उदात है का क्या अर्थ हुआ? स्वरों के कौन से भाग से? उच्चई माने ऊपर के भाग से। किसके ऊपर के भाग से? उच्चारण स्थानों के ऊपर के भाग से। उच्चई माने ऊपर के भाग से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? उदात। अब यहां प्रश्न क्या बनेगा? उच्चई का है। प्रश्न क्या बनेगा? उच्चई का है। जवाब क्या आएगा? उदात है। या उदात है का है, या उदात है का है, तो क्या आएगा? उच्चई। उच्चई का है, उदात है। उदात है का है, उच्चई। बताइए कितनी सरल संस्कृत है। आप लोग कह रहे हैं संस्कृत कठिन है, हमें समझ में नहीं आती। अरे कितना आसान है। उच्चई का है, उदात है। उदात है का है, उच्चई। बताओ कितना आनंद आया ना। उच्चई का है, उदात है। उदात है का है, उच्चई। बता देंगे ना। इसके परिभाषा लिख लीजिए साथियों। जिन स्वरों का उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चारण किया जाएगा वे स्वर उदात कहलाएंगे। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं। जिन स्वरों का उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से उच्चारण किया जाएगा वे स्वर उदात कहलाएंगे। अब आगे लिखिए, उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। क्या लिखेंगे हम? उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? यहां उदात्तस्य चिन्हम भवति वा न भवति। उदात्तस्य चिन्हम भवति वा न भवति। उदात्तस्य, उदात का, चिन्ह माने चिन्ह, भवति माने होता है, वा माने अथवा, न भवति नहीं होता है। बताइए क्या जवाब आएगा आप लोगों का? न भवति। उदात्तस्य चिन्हम न भवति। उदात्तस्य चिन्हम भवति वा न भवति? न भवति। कस्य चिन्हम न भवति? किसका चिन्ह नहीं होता? तो हम कह देंगे उदात्तस्य, उदात का। अब हम साथियों जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो किसकी चर्चा करेंगे? अनुदात।
अनुदात है। अनुदात नीचे ही अनुदात है। नीचे ही अनुदात है। नीचे का मतलब क्या है? उच्चारण स्थानों के कौन से भाग से? निचले भाग से। किसका उच्चारण किया जाए? स्वरों का उच्चारण किया जाए, वो अनुदात कहलाएंगे। वो स्वर क्या कहलाएंगे? अनुदात। नीचे का मतलब क्या? नीचे का भाग। किसका नीचे का भाग? उच्चारण स्थानों के नीचे के भाग से स्वरों का उच्चारण किया जाए, वो स्वर क्या कहलाएंगे? अनुदात। तो यहां प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? यहां प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? नीचे ही का है, नीचे ही का है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? अनुदात है। नीचे ही का है, अनुदात है। या अनुदात है का है, तो जवाब क्या आएगा? नीचे ही। नीचे ही का है, अनुदात है। नीचे ही का है, अनुदात है। अनुदात है का है, नीचे। नीचे का है, अनुदात है। और अनुदात है का है, नीचे। नीचे क्या है? अनुदात है। नीचे का मतलब नीचे के भाग से जो उच्चारित होते हैं वो स्वर क्या है? अनुदात। और अनुदात क्या है? जो नीचे के भाग से क्या हो? उच्चारित हो, वह अनुदात है। अनुदात का साथियों चिन्ह होता है। अनुदात से चिन्हम भवति व न भवति? भवति। अनुदात से चिन्हम भवति। किसका चिन्ह होता है? अनुदात का। इसका चिन्ह क्या है साथियों? कोई भी वर्ण हो, उस वर्ण के नीचे ये जो नीचे रेखा हो, वो ये रेखा है नीचे, ये ए के नीचे जो रेखा है वो किसका चिन्ह है? आड़ी रेखा, जिसको हम पाई भी कह सकते हैं। ये किसका चिन्ह है? ये अनुदात का। आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है अनुदात से चिन्हम भवति व न भवति, तो आपका जवाब क्या आएगा? भवति। कस्य चिन्हम भवति? अनुदात से। इदम कस्य चिन्हम अस्ति? इदम कस्य चिन्हम अस्ति, ये किसका चिन्ह है? तो हम कह देंगे अनुदात से। ये किसका चिन्ह है? ये अनुदात का। अब हम साथियों आगे चर्चा करना चाह रहे हैं, वो किसकी चर्चा करना चाह रहे हैं? हम स्वरित की। हमारे इस चर्चा के क्रम में हम किसकी चर्चा करना चाह रहे हैं? स्वरित की। स्वरित है। हमने क्या लिखा? स्वरित है। समाहार है, स्वरित है। समाहार है, स्वरित है। अब यहां पे हमें कैसे पूछा जाएगा? समाहार है कह, समाहार है कह, तो हमारा जवाब क्या है? स्वरित है। समाहार कह है, स्वरित है। स्वरित है कह, समाहार है। समाहार क्या है? स्वरित है। और स्वरित क्या है? समाहार। यहाँ समाहार जो शब्द का अर्थ है साथियों, उसका अर्थ है तो मध्य भाग। समाहार शब्द का अर्थ क्या है? मध्य। उच्चारण स्थानों कौन से भाग से? मध्य भाग से, बीच के भाग से। जो स्वर उच्चारित होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्वरित। समाहार कह, स्वरित है। स्वरित कह, समाहार। समाहार कह, कह समाहार, स्वरित है। स्वरित कह, समाहार। बता देंगे साथियों, कितने आनंद आ रहा है ना। लिखिए, उच्चारण स्थानों के मध्य भाग से उच्चारित होने वाले स्वरों को स्वरित कहते हैं। उच्चारण स्थानों के मध्य भाग से उच्चारित होने वाले स्वरों को स्वरित कहते हैं। मध्य भाग से जो स्वर उच्चारित होते हैं वो स्वर क्या कहलाते हैं? वो स्वर स्वरित कहलाते हैं। स्वरित का चिन्ह होता है या नहीं होता? तो स्वरितस्य चिन्हम भवति। स्वरितस्य चिन्हम भवति। किसका चिन्ह होता है? स्वरित का। अब ये अ है,
इस ए के ऊपर कोई भी वर्ण हो एक्स वाई जेड, इसके ऊपर खड़ी रेखा जो है वो किसका चिन्ह है? ये स्वरित का चिन्ह है। स्वरित से चिन्हम भवति व न भवति, तो हमारा जवाब है भवति। किसका चिन्ह होता है? स्वरित का चिन्ह होता है। या इदम कस्य चिन्हम, ये खड़ी पाई किसका चिन्ह है? ये स्वरित का चिन्ह है। बता देंगे। ये हमने साथियों चर्चा की किसकी? उच्चारण के आधार पे स्वरों के भेद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ह्रस्व स्वर के कितने भेद हैं? ह्रस्व स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर के 3 भेद हैं साथियों। कौन कौन से? ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, ये किसके भेद हैं? ह्रस्व स्वर के। दीर्घ के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। दीर्घ स्वर के भेद, दीर्घ स्वर के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? 3 दीर्घ स्वर के 3 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। पलुत स्वर के भी 3 भेद हैं। पलुत स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? पलुत, उदात्त, पलुत, अनुदात्त और पलुत स्वरित। ह्रस्व के 3, दीर्घ के 3, पलुत के 3। ह्रस्व के 3 भेद कौन कौन से साथियों? ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। दीर्घ के 3 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। पलुत के कितने 3 भेद कौन से हैं? पलुत उदात्त, पलुत अनुदात्त, पलुत स्वरित। कितने भेद हो गए? 3 ह्रस्व के, 3 दीर्घ के और 3 पलुत के। कुल कितने भेद हो गए? 9। आप लोग हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट है अनुनासिक व अनुनासिक के आधार पर स्वरों का 18 भागों में 18 भागों में वर्गीकरण किया गया है। हमने क्या लिखा साथियों? अनुनासिक और अननुनासिक के आधार पर स्वरों का कितने भागों में? 18 भागों में वर्गीकरण किया गया। स्वराणाम कतेषु भागेषु वर्गीकरणम कृतम अस्ति। स्वरों के कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 17, 18, 19, 20। तो हम कह देंगे 18। 18 भागेषु कस्य वर्गीकरणम कृतम अस्ति। 18 भागों में किसका वर्गीकरण किया गया? तो हम कह देंगे स्वरों का। अब यहाँ पर हमारे मन में प्रश्न है कि अनुनासिक और अननुनासिक का अंतर क्या है? अनुनासिक किसे कहते हैं और अननुनासिक किसे कहते हैं? इन दोनों में क्या अंतर है? अनुनासिक और अननुनासिक की
तो साथियों हम चर्चा करते हैं अनुनासिक क्या है और अननुनासिक क्या है। अनुनासिक, अनुनासिक किसको कहते हैं? मुख्य नासिका वचनों अनुनासिक है। मुख्य नासिका वचनों अनुनासिका, जो मैंने लिखिए समझिए इसको। मुख और नासिका, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख का और नासिका इन दोनों का प्रयोग किया जाए वो वर्ण क्या कहलाएंगे? वो अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। जिसमें मुख और नासिका दोनों का प्रयोग किया जाए वो अनुनासिका। अनुनासिक वर्ण क्या है? लिखो, वे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग किया जाता है वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग किया जाता है वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। दूसरा क्या है? अननुनासिक। अननुनासिक में क्या लिखेंगे? जो वर्ण केवल मुख की सहायता से, केवल मुख की सहायता से उच्चारित हो। जो वर्ण केवल मुख की सहायता से उच्चारित हो वे क्या कहलाएंगे? वे वर्ण क्या कहलाएंगे? अननुनासिक वर्ण कहलाएंगे। वे वर्ण अननुनासिक वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण के कौन से वर्ण कहलाते हैं? अननुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक और अननुनासिक का स्पष्ट हो गया ना। जिसमें मुख और नासिका दोनों काम आए वो अनुनासिक, और जिसमें केवल अकेला मुख काम आए वो अननुनासिक। स्पष्ट साथियों? आप लिख सकते हैं जो वर्ण केवल मुख की सहायता से उच्चारित हो वे अननुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अब 9 भेद किसके हैं? अनुनासिक के। और 9 ही भेद किसके हैं? अननुनासिक के। अनुनासिक और अननुनासिक, ये 9 भेद कौन कौन से साथियों? अभी हमने चर्चा की ह्रस्व के 3, दीर्घ के 3 और प्लुत के 3। ह्रस्व के 3 कौन से? ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व प्लुत अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक और दीर्घ स्वरित अनुनासिक। प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक और प्लुत स्वरित अनुनासिक। और इन अनुनासिक के पीछे हम क्या जोड़ देंगे? अननुनासिक। तो ये 9 के 9 भेद किसके हो जाएंगे? अननुनासिक के। ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक। इस प्रकार से 9 अनुनासिक और 9 अननुनासिक, कुल कितने भेद? 18 भागों में किसका वर्गीकरण किया गया है? स्वरों का। साथियों चर्चा भी बाकी है, हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद, जय भारत।